वॉल अपना कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती, उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होगी। हम फोर्स उसने ऊपर की तरफ लगाई है इसको खींचने के लिए, लेकिन जब वो मूव करता है तो वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में कवर होता है। तो ईजी अप्रोच ये है कि हम इसके पार्ट्स को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। एफ कॉस थीटा और डी, इन दोनों के दरमियान जो एरिया आ रहा है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है हमारे पास वर्क, एनर्जी एंड पावर। हम वर्क को देखेंगे कि वर्क हमारे पास क्या होता है, एनर्जी को और उसके टाइप्स को देखेंगे और पावर को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो वर्क का है। तो वर्क हमारे पास क्या होता है कि कोई बॉडी किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करे और फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे, तो हम उसे कहते हैं कि इस बॉडी ने वर्क किया। सपोज़ अगर किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई की जाए लेकिन वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे, जैसे यहाँ पर फिगर 4.1 में एक बच्चा वॉल को पुश कर रहा है, वॉल पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन फोर्स लगाने के नतीजे में वॉल अपना कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती, उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो हम कहेंगे कि फ़िज़िक्स कहती है कि उसका वर्क डन ज़ीरो है। इसी तरह अगर कोई इंसान बहुत बारीक कंटेनर उठा के पानी का खड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो मूव नहीं करता, तो फिज़िक्स कहती है उसका वर्क ज़ीरो है, क्योंकि वर्क हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने से आता है, और इसकी शर्त यह है कि फोर्स अप्लाई करने के बाद डिस्प्लेसमेंट लाजमी कवर हो। तो वर्क हमारे पास इज़ डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड का मतलब है ये दोनों नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। तो हमारे पास वर्क आएगा। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और उसके बाद है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स के अंदर आप वर्क की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला यूनिट करेंगे और मैं आपको ग्राफ एक्सप्लेन करूँगी। तो वर्क क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, अगर कोई बॉक्स इधर पड़ा हुआ है उस पर फोर्स अप्लाई की जाती है, फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करके इस जगह पे आ जाता है, तो हम डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, फिर हमारे पास वर्क आएगा। W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, और डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कॉस थीटा के इक्वल होता है, और जो क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होगी। क्रॉस प्रोडक्ट जिन चीज़ों का एग्जिस्ट करता है इसका मतलब है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही रिक्वायर्ड होता है। आप इसकी सेकंड डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्क। इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट जाउल है, और जाउल कैसे आता है, फोर्स का यूनिट स्टूडेंट्स न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर इक्वल होता है जाउल के। इसका मतलब है कि वर्क इक्वल है हमारे पास 1 जाउल के, और ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसके बाद वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स के टॉपिक के अंदर हम दो ग्राफ्स को देखेंगे। अगर किसी बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हुए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो हमारे पास वाई एक्सिस होता है। हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं और फोर्स को हम वाई कंपोनेंट पे लेते हैं, क्योंकि हमें पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास वर्क होता है। अब क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है और फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों के दरमियान ग्राफ इस तरह से आएगा। ये हमारे पास एंगल थीटा है जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। क्योंकि फोर्स लगने की डायरेक्शन हमारे पास ये है, तो हम इसे कहेंगे एफ़, और ये एफ़ के साथ एंगल बन रहा है, डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है एफ डी कॉस थीटा, तो ये डी अलहदा है, एफ़ और थीटा जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे एफ़ कॉस थीटा को, और जब हम उसको डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं एफ डी कॉस थीटा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन हमारे पास इक्वल है एफ़ कॉस थीटा, क्योंकि फोर्स लग रही है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, तो एफ डी कॉस थीटा। तो इस ग्राफ के लिए हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस तरह करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ ने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दी है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन हमारे पास सेम है।
फोर्स इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर फोर्स इज़ नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास ग्राफ किस तरह से होगा, एफ कॉस थीटा को हम वाई एक्सिस पे लेंगे और डी को हम यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम वाई एक्सिस पे लेंगे। तो इस तरह से जो शेडेड रीजन होगा वो हमारे पास एक ऐसे वर्क डन को शो करेगा जिसमें एफ इज़ नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये दोनों केसेस ही हमारे पास कांस्टेंट फोर्स के हैं। यहाँ पे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क कुछ पॉइंट्स कंक्लूड किए गए जिसमें वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और फिफ्थ पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 2, 3 और 4 के लिए उन्होंने किस तरह से इतनी डायरेक्ट बात कह दी है, आपने एमसीक्यू के लिए करना है कि थीटा अगर 90 से कम होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, थीटा अगर 90 के इक्वल होगा तो नो वर्क इज़ डन, मतलब वर्क की वैल्यू 0 होगी। अगर थीटा 90 से ज़्यादा होगा तो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव होगा। तो अगर ये उन्होंने बात की है तो किस बेस पे की है इसको देखते हैं। यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, इफ़ थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, इफ़ थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव होगा। अब मैं आपको इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगी कि कैसे। इसके लिए आप सपोज करें कि हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये फोर्स की डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन सेम है, और ये इसी केस में हो रहा है कि हम एक किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रही है। तो इसका मतलब है कि पैरेलल चीज़ों के लिए व्हेन एफ एंड डी आर पैरेलल, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 0 डिग्री इज़ लेस देन 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, और एफ डी की जगह एफ डी के साथ हम कॉस थीटा लगा सकते हैं। थीटा की जगह आप 0 पुट करवाएं, एफ टी कॉस 0, और कॉस 0 स्टूडेंट्स 1 के इक्वल होता है एफ टी 1। तो आपके पास यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव आया है। तो इसका मतलब है कि किसी भी एंगल के लिए जो 90 डिग्री से कम हो वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव आता है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं, वर्क डन इज़ मैक्सिमम व्हेन एफ एंड डी आर पैरेलल टू ईच अदर। सेकेंड है हमारे पास, अगर थीटा को 90 ले लें तो वर्क डन 0 होगा। इसको भी मैं डिमॉन्स्ट्रेट करती हूँ कि किस तरह कि थीटा 90 डिग्री हो तो वर्क डन हमारे पास 0 हो। थीटा 90 का मतलब है, थीटा असल में है क्या, थीटा एफ और डी के दरमियान एंगल है। इसका मतलब है कि एफ और डी के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री का है, फोर्स ऊपर को लग रही है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, तो इस यहाँ पर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री का है। तो हम कहेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये किस केस में है, जब एफ एंड पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसकी तो हमें बात समझ आती है, हमने फोर्स लगाई, ज़ाहिर बात है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को ड्रैग किया जाता है। अब इसकी हम कैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई इंसान है, उसने हाथ में एक बाल्टी उठाई हुई है पानी की बड़ी हुई, तो ये जो हम फोर्स उसने ऊपर की तरफ लगाई है उसको खींचने के लिए, लेकिन जब वो मूव करता है तो वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में कवर होता है। तो अब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, तो हम इसी फार्मूला के अंदर W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी के अंदर, जो कि बाद में एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा, हम थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपके पास 0 आएगी। तो इसका मतलब है कि वर्क डन आपके पास 0 होगा व्हेन द एंगल इज़ 90 डिग्री बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। थर्ड है हमारे पास, अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा कोई भी एंगल बनाएं तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये कैसे स्टूडेंट इसको प्रूव करते हैं, तो वर्क डन नेगेटिव कैसे होगा, हम कहते हैं 90 से हमें ज़्यादा एंगल चाहिए। हम 90 से ज़्यादा एंगल के लिए ये देख सकते हैं कि अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करें और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है और 90 से ज़्यादा एंगल, क्योंकि ये एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल हमने वेक्टर्स में भी पढ़ा था, व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर देन द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स विल बी 180 डिग्री। अब अगर आप इसको फिज़िकली कंसिडर करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि एक बच्चा जिसके हाथ में एक रस्सी है, उसने पुली के ऊपर से उस रस्सी को गुजारा हुआ है, और वो जो रस्सी है वो एक कार के साथ अटैच है, कोई भी उसके पास टॉय है उसके साथ अटैच है। तो वो जब इसको फोर्स लगाता है लेफ़्ट डायरेक्शन में तो कार डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इन दी राइट डायरेक्शन। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं
ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गई, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए आपके पास एंगल 180 डिग्री होता है। तो अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, और एफ डॉट डी यानी आप लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा, एंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, एफ डी कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 की आप वैल्यू विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास -1 आएगी। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एफ डी। तो ये आप देख रहे हैं कि आपके पास एफ डी के साथ नेगेटिव साइन आया है, जो ये बता रहा है द वर्क डन विल बी नेगेटिव व्हेन द एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो कि हमारे पास इस केस में हमने 180 लिया था। आप इसके अलावा दूसरे एंगल्स लेके भी चेक कर सकते हैं। नाउ इट इज़ अप टू यू। तो स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ से लेकर इतना पोर्शन कवर किया है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, और ये सारा ही शॉर्ट एमसीक्यू है। मोस्टली इसमें से एमसीक्यू ही पिक किए जाते हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन इसका 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। तो स्कीम ये होती है कि जिस शॉर्ट को आपने 9th क्लास में पढ़ा है उसके दोबारा आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नए टॉपिक्स को एग्जामिनर पिक करता है, और अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है और वो यहाँ पर भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो एग्जामिनर उसको एज अ शॉर्ट फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के अंदर देता है। इसके बाद है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स स्टूडेंट्स इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है, वैसे तो ये लॉन्ग ही लगता है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जस्ट इसको एमसीक्यू या शॉर्ट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर लें। लेकिन जो उसके बाद हम 4.3 टॉपिक देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट्स 4.2 वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो हमने बिल्कुल सिंपल से केसेस पढ़े थे कि फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई हो रही है और वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा फोर्स है, बहुत कम नहीं हो रही वो वक्त के साथ साथ, तो हम उसे कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। लेकिन वेरिएबल का मतलब है कि उसमें चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द फोर्स डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। काम करने के दौरान बाज़ औक़ात फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल एज अ रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ, जैसे ही कोई रॉकेट जो है वो अर्थ से अवे जाता है तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऑपोजिट काम करता है। ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करती है डाउनवर्ड, लेकिन ये ऑपोजिट वर्क करते हुए अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलता है। तो अब ये जो विच वेरीज एज अ इनवर्स स्केयर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर, ये अर्थ के सेंटर के डिस्टेंस के इनवर्स रिलेशन का आपको पता है कि एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ ज़्यादा होती है। और यहाँ पे उन्होंने कहा इनवर्स स्केयर, यानी अगर फोर्स है, आपने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ी है F इज इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर, तो फोर्स का आर के साथ इनवर्स स्केयर रिलेशन है। तो इसी तरह इसका मतलब है कि फोर्स वेरी करेगी जैसे जैसे वो अर्थ के रेडियस से अर्थ के साथ या अर्थ के सेंटर के साथ उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उस हिसाब से फोर्स भी वेरी करेगी, यानी फोर्स कांस्टेंट या सेम नहीं रहेगी। इस तरह अगर आप एक स्प्रिंग को कुछ अमाउंट तक स्ट्रेच करते हैं तो उसमें भी फोर्स वेरी कर रही है। जब आपने थोड़ा सा खींचा तो आपको थोड़ी फोर्स लगानी पड़ती है, जब आप ज़्यादा खींचेंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी आपको ज़्यादा वर्क डन इस पर करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि तमाम सिचुएशंस के अंदर वर्क डन जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि वो बाज़ औक़ात उसे वेरिएबल होना पड़ता है, कभी वो इंक्रीजिंग और कभी वो डिक्रीजिंग हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्प्रिंग है और आप स्प्रिंग के नीचे आपने कोई मैस अटैच किया हुआ है, ये इसका पॉइंट P है, पॉइंट O है, ये इसका पॉइंट P है और ये इसका पॉइंट Q है। आप इसको स्ट्रेच करते हैं और पॉइंट P तक लेके आते हैं, और जब आप रिलीज़ करते हैं दोबारा फिर से अपनी मोशन को अपवर्ड डायरेक्शन में जारी रखता है, तो ये जो इसकी फोर्स होगी वो वेरिंग फोर्स होगी, चेंजिंग फोर्स होगी, ये कांस्टेंट या सेम नहीं रहेगी। सपोज करें स्टूडेंट्स ये जो P से Q इसका जर्नी है, उसके वर्क डन को हम यहाँ भी बनाते हैं कि P से वो Q तक जा रही है। अब इस पूरे पर वर्क डन को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर पॉइंट पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि पता है आपको कि वर्क को कैलकुलेट करने का तरीका यही है, इसमें हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अगर हम डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करें तो हम वहाँ पर कॉस थीटा लगाते हैं। अब हर पॉइंट पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिफरेंट है, तो वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ईजी अप्रोच ये है कि हम इसके पार्ट्स को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, और हमें किसी हद तक ऐसा लगता है कि ये और ये इस तरह सारे पाथ्स जो हैं वो छोटे छोटे स्ट्रेट पाथ्स हैं। हम सपोज करते हैं दैट दीज इंटरवल्स आर अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। कंसिडर बॉडी मूविंग अप फ्रॉम P टू Q। कंसिडर करें कि एक बॉडी जो है वो P से Q अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। द फोर्स इज़ वेरिएबल एज इट मूविंग अप। जब वो ऊपर जाती है तो उसकी फोर्स वेरिएबल होती है,
डिवाइडिंग पाथ इनटू इंटरवल, तो हम इसके वर्क डन को इधर पाथ को इधर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में कट कर देते हैं। ड्यूरिंग ईच स्मॉल इंटरवल, हर स्मॉल इंटरवल में हम क्या कंसिडर करते हैं, फोर्स इज सपोज टू बी अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट, के फोर्स इसमें फोर्स कांस्टेंट है, इसमें अलग से फोर्स कांस्टेंट है, हर एक में अलग अलग फोर्स कांस्टेंट, और हर एक का डिस्प्लेसमेंट भी वो जाहिर बात है फिर डिफरेंट होगा। तो हम फर्स्ट इंटरवल को अगर लिखना चाहें, फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला ये है, तो हम फर्स्ट इंटरवल में वर्क डन देखते हैं, वो हमारे पास W1 होगा। क्योंकि वर्क डन चेंज है तो हम यहाँ पर डेल्टा लगाएंगे। हम इतने से इंटरवल की बात करें तो यहाँ पर फोर्स F1 लगेगी, इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी F1, और जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको हम डेल्टा D1 कहते हैं। तो हम F1 और डेल्टा D1, F की जगह F1 आएगा और D की जगह आएगा डेल्टा D1। जब डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करेंगे तो F1 डेल्टा D1 कॉस थीटा की जगह हम कॉस थीटा 1 लगाएंगे, और ये जो कॉस थीटा 1 है ये हमारे पास फर्स्ट के एंगल को शो कर रहा है। अब आपकी बुक में F1 कॉस थीटा 1 के बाद डेल्टा D1 से इसको मल्टीप्लाई किया गया, तो वो भी ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F1 कॉस थीटा 1 D1, क्योंकि फोर्स ही हमेशा एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था जब हम कांस्टेंट फोर्स की ग्राफ्स को देख रहे थे, इसलिए उन्होंने साथ लिखा है, वरना ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप इसको ऐसे भी लिख लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसके एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, हमारे पास थीटा 1 है। अब इस पॉइंट पे दूसरी फोर्स लग रही है, इसको हम F2 कहेंगे, और ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो डेल्टा D2 है, और ये जो एंगल होगा वो हमारे पास थीटा 2। इस तरह F3 F4 और हम वर्क डन W1 W2 W3 और इस तरह सो ऑन हम कैलकुलेट करते जाएंगे। अब हम डेल्टा W2 के लिए वैल्यूज़ लिखते हैं। इस तरह से आप डेल्टा W3 थर्ड इंटरवल या थर्ड पैच के लिए भी आप वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम डेल्टा WN के लिए करना चाहें तो जहाँ जहाँ हमने 1 2 लिखा है वहाँ n लिखेंगे, FN डॉट डेल्टा n इज इक्वल्स टू FN कॉस थीटा 2 की जगह आएगा n और साथ डेल्टा DN। अगर उन्होंने डेल्टा लगाया तो आप भी डेल्टा लगा लें, जो कि चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम इस तरह 1 2 3 4 हमें नहीं पता, हमने तो यहाँ पर एक एस्टीमेट लगाते हुए उनको पैचेस को बनाया। हो सकता है कि हम जिस बॉडी का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी इससे भी ज़्यादा छोटे छोटे इंटरवल्स हों, तो हम इसलिए यहाँ पर n ही इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हम इसका सम निकालेंगे टोटल वर्क डन थ्रू फ्रॉम द पॉइंट P टू द पॉइंट Q, तो हमें इन सब वर्क डन को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि डेल्टा W टोटल, या आप W टोटल भी लिख सकते हैं क्योंकि वो चेंज नहीं, ज़ाहिर बात है वो वर्क डन हमारे पास सब हम चेंजेस को ही ऐड कर रहे हैं। डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 और इस तरह सो ऑन डेल्टा WN। और W1 का क्या वैल्यू आई थी, F1 कॉस थीटा 1 डेल्टा D1 प्लस W2 की क्या वैल्यू आई थी, F2 कॉस थीटा 2 डेल्टा D2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा WN की क्या वैल्यू आई थी, FN कॉस थीटा n डेल्टा DN। अब आप क्या करेंगे, आप शायद समेशन से फैमिलियर हो। समेशन का मतलब होता है कि जितनी चीज़ें दी गई हैं उनको हम एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं और एक ही बार में लिखेंगे। कैसे, यहाँ पर फोर्स है, हम फोर्स को लिखेंगे और 1 की जगह हम कोई इंडेक्स नोटेशन यूज़ करेंगे, वो हम N I या कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली I इस्तेमाल की जाती है और आपकी बुक में भी I ही है, तो हम यहाँ पर 1 की जगह लगाएंगे I, जो कि जनरल चीज़ को शो करेगा। उसके बाद कॉस थीटा और 1 की जगह फिर से हम लगाएंगे I, और डेल्टा D 1 की जगह हम लगाएंगे I, जो कि इंडेक्स को शो कर रहा है। I की जगह 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर्स आ सकते हैं। और समीशन, इस साइन को हम समीशन कहते हैं। इसका मतलब है कि I इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, यानी हम इसी फॉर्मूले के अंदर पहले 1 पुट करेंगे, फिर बाद में 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, और ये कहाँ तक होगा, जहाँ तक हम I को लेकर जाना चाहें। I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक होगा, यानी 1 से लेकर n तक। इसको हम इस तरह से इस नोटेशन के अंदर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास वर्क डन टोटल की वैल्यू आती है इन केस ऑफ अ वेरिएबल फोर्स। अगर हम इसी फाइनल रिलेशन को ग्राफिकली देखना चाहते हैं
तो हम उसका ग्राफ प्लॉट करने लगे। आपने एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को रखना है और वाई एक्सिस पे फोर्स का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा को रखना है, क्योंकि फोर्स ही अगेन जो है वो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो हम कहते हैं कि अगर ये पाथ हमारे पास कुछ वेरिएबल है तो कुछ इस किस्म का कंसिडर कर लें, और हमने इसको पैचेस में काटा हुआ है इस तरह से, तो हम हर पैच को ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स्ट्रा ड्रॉ इस तरह से। उस पैच से हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस को कैलकुलेट करेंगे। तो ये इतना सा जो पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट तो नीचे है जिसको हम कहेंगे डेल्टा D1, दूसरे पाथ के डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा D2, तीसरे के डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे डेल्टा D3, चौथे के डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे डेल्टा D4, और इस तरह से लास्ट को हम कहेंगे डेल्टा Dn। अब इनकी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F1 cos थीटा 1, F2 cos थीटा 2, F2 cos थीटा 3। हम यहाँ पे एक जनरल लिख देते हैं Fi cos थीटा i, जो कि हमें नहीं पता कि वो क्या होगी, ये ऑप्शनल है लिखना। एंड पे हम लिखेंगे Fn cos थीटा n। तो आप इस तरह से ग्राफिकली इसको देख सकते हैं। ये फर्स्ट इंटरवल है, ये सेकंड इंटरवल है, थर्ड इस तरह ith इंटरवल और n के nth इंटरवल। अब अगर हम इन इंटरवल्स को या टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स, क्योंकि छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बनी हुई है, रेक्टेंगल उसे कहते हैं जिसके सामने वाली साइड्स की लेंथ सेम होती है, तो यहाँ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बन गई हैं। तो हम कहते हैं कि अगर हम इसके टोटल एरिया को देखना चाहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें लिमिट को अप्रोच करवाना होगा डेल्टा डी को अप्रोचेस टू ज़ीरो। डेल्टा डी की जगह अगर आप ज़ीरो पुट करवा देंगे या डेल्टा डी को ज़ीरो से अप्रोच करवा देंगे, तो इसका मतलब है कि ये हमें देगा टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स, जो कि हमारे पास टोटल वर्क डन होगा। Thus, the work done by a variable force in moving a particle between two points, दो पॉइंट्स P एंड Q, इनके दरमियान किसी भी पार्टिकल मूव करवाने के लिए वेरिएबल फोर्स के थ्रू जो वर्क होगा वो इक्वल होगा एरिया अंडर एफ कॉस थीटा, ये एफ कॉस थीटा का एरिया है, वर्सेस डी एफ कॉस थीटा और डी, इन दोनों के दरमियान जो एरिया आ रहा है वो ये टोटल है बिटवीन द 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो ये आपके पास का रिजल्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।